हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरेज इन जावा। सो बेसिकली एरेज की ज़रूरत क्या होती है। तो बेसिकली अगर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में डील करना है, मतलब बहुत सारे डेटा के साथ हमें डील करना है, जैसे कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, इस तरीके का अगर हमें कोई डेटा है हमारे पास और उससे हमें डील करना है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम जैसे मान लीजिए आपको 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ डील करना है, एवरेज निकालना है, तो आप अलग अलग 50 वेरिएबल्स बनाएंगे, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, इस तरीके से 50 वेरिएबल्स आप बनाएंगे और उनको आप इंडिविजुअली डील करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम उनको ग्रुप कर दें और उस ग्रुप को हम एक साथ डील करें। ठीक है, तो ये जो हम ग्रुप करते हैं एलिमेंट्स को एक साथ, इसी ग्रुप को बेसिकली एरे कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एरे की डेफिनेशन क्या होती है। सो बेसिकली एरे की डेफिनेशन होती है कि इट इज एक्चुअली अ डेटा टाइप। कैसा है ये? विच इज होमोजीनियस, ऑर्डर्ड एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। सो बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं। एक है ये एरे जो है वो होमोजीनियस होता है, दूसरा ये ऑर्डर्ड होता है और तीसरा ये डिराइव्ड होता है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम रखते हैं। जो भी एलिमेंट्स इसमें होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे। मतलब अगर आपने एक इंटीजर एरे बनाया है तो उसमें सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे। अगर आपने फ्लोट एरे बनाया है तो उसमें सारे एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट्स इंटीजर के हों कुछ फ्लोट के हों, इस तरीके से हम नहीं रख सकते। इसलिए एरे जो है वो एक होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास बात आती है ऑर्डर्ड की। ऑर्डर्ड का मतलब है कि एक जितने भी एलिमेंट्स इसमें एरे में होते हैं वो प्रॉपरली सिक्वेंशियल नेचर के होते हैं। मतलब उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इन दिस वे दे आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। नाउ डिराइव्ड का क्या मतलब है कि एरे जो है वो किसी बेस डेटा टाइप से बना हुआ होता है। मतलब या तो ये इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर बेस डेटा टाइप है, फ्लोट टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, तो ये डिराइव किया जाता है बेस डेटा टाइप से। एंड थिंग इज टाइप्स ऑफ एरेज। So basically there are two types of array. One is single dimensional and other is multi-dimensional. सिंगल डायमेंशनल एरे को हम 1D भी कहते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो है 2 डायमेंशनल एरे। और इससे ज़्यादा भी हम 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है और या जहाँ तक एक प्रोग्रामर डील कर सकता है उतने एरेज हम बना सकते हैं, उतनी डायमेंशंस की। सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग जो है 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरेज के साथ में डील करेंगे। हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल एरे 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, और हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे उनके, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। पहले हम 1D एरे को देखते हैं। तो 1D एरे का मतलब क्या होता है? 1D एरे जो है वो एक्चुअली एक फाइनाइट ऑर्डर्ड लिस्ट है होमोजीनियस एलिमेंट्स की। तो इसको हम एक लिस्ट के फॉर्म में देख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे रोल नंबर की लिस्ट हो गई या किसी भी तरह की लिस्ट हम जो देखते हैं अपने रियल लाइफ में, तो उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब हमें पता है कि जावा में हम बिना डिक्लेयर किए तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होता है वैसे ही हमें इसको भी डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हम एरे क्रिएट करेंगे यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो देखते हैं इसकी स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेटा टाइप और एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि ये एरे है। फिर हम यहाँ पर एरे नेम मेंशन कर देंगे। एरे नेम जैसे नॉर्मल वेरिएबल नेम होता है उसी तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख दें, डेटा टाइप इधर और स्क्वायर ब्रैकेट को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही वैलिड है। ठीक है, हम ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे स्टेप में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एरे नेम। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम न्यू ऑपरेटर को यूज करेंगे और हम बताएंगे कि किस टाइप का है ये। ठीक है, तो जैसे हमने न्यू इंटीजर ले लिया, तो मैं यहाँ पर अभी जनरल सिंटेक्स ही बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू डेटा टाइप और फिर यहाँ पर हम साइज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको एक एरे क्रिएट करना है, तो हमने ले लिया इस तरीके से इंट एक्स और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स इक्वल टू न्यू इंट, और सपोज आपको ये 10 बनाना है। ठीक है, तो साइज हमें बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर क्या हो सकता है। डेटा टाइप हमें ये बताएगा कि किस तरह जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है,
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साइज जो है वो कोई भी इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है विदाउट एनी साइन, मतलब कोई प्लस माइनस हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। ठीक, अब ये जो दो स्टेप्स हैं इनको हम एक में कंबाइन भी कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दिस, int x और equal to new int 10. So in this way we can combine these two steps into one. Okay. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम C++ में या C में एरे यूज़ करते हैं और जो हम जावा में एरे यूज़ करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो ये कि जावा का जो एरे होता है वो डायनामिक होता है, जबकि C++ या C का एरे जो होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये है कि C या C++ में हम एरेज को अपने अकॉर्डिंग श्रिंक या एक्सपांड नहीं कर सकते। जैसा हमने उसका साइज बता दिया है वो उतने का ही रहेगा। तो मान लीजिए अगर आपने 10 का डिक्लेयर कर दिया और अब आप ज़्यादा एलिमेंट उस एरे में रखना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। और सपोज आपने मान लीजिए 100 का एरे डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने उसमें 10 ही एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मेमोरी का वेस्टेज होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जावा में नहीं होती, क्योंकि ये साइज जो है यहाँ पर हम वेरिएबल ले सकते हैं और हम यूजर्स के अकॉर्डिंग जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल सी हाउ टू एक्सेस वन डायमेंशनल एरे। ठीक, तो वन डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और किसी भी एरे की जो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है इफ n इज द साइज ऑफ एरे। ठीक है, मतलब अगर 10 का एरे है तो आपकी सबस्क्रिप्ट जाएगी 0 से लेकर 9 तक। अगर आपने 12 का एरे बनाया है तो आपकी सबस्क्रिप्ट जाएगी 0 से लेकर 11 तक, इस तरीके से। और हमें एक्सेस कैसे करना है, अगर हमें कोई इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x3 = 34। इसका मतलब जो है x का जो चौथा एलिमेंट है 0 1 2 3, जो चौथा एलिमेंट है उसमें वैल्यू कितनी चली जाएगी, 34। अंडरस्टैंड, इस तरीके से हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में, स्टेटमेंट में हम इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस वे वी कैन प्रिंट द वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट, okay, in this way. So this is the way to access the elements of array, individual elements. Now अगर आपको सारे elements एक साथ access करने हैं वन बाय वन तो हम for loop का यूज कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर एक इंडेक्स के लिए i वेरिएबल ले लीजिए और आप इसको कर दीजिए साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम n ले सकते हैं, जो भी साइज है। ठीक, और फिर उसके बाद में अगर आपको प्रिंट करना है तो आप लिख सकते हैं system.out.println और यहाँ पर आप लिख दीजिए xi। ठीक है, इन दिस वे। तो i की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी तो x0 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी तो x1 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर x2 एंड सो ऑन, और इस तरीके से x9 तक सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर लूप का यूज करके हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक और हमारे पास फैसिलिटी है जावा में, दैट इज फॉर ईच लूप। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर system.out.println और यहाँ पर आप लिख सकते हैं a है हमारा एरे, ai इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर बस ये फायदा है कि i जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा और 0 से लेके n-1 तक जाएगा, जितना भी आपने साइज लिया है वहां तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर हमें सारे एलिमेंट्स वन बाय वन एक्सेस करने हैं तो हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। ये भी इजी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली ये कि हम इससे बैकवर्ड नहीं जा सकते, मतलब कि हम n-1 to 0 एलिमेंट्स अगर प्रिंट करना चाहते हैं 9 to 0 तो हम इसको नहीं प्रिंट कर सकते। हम कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक के ही एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस है फॉर ईच लूप की। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, एक और डिफरेंस है C++ के एरे में और जावा में, वो ये है आउट ऑफ बाउंड चेक। तो जावा में जो है, जावा अलाउ नहीं करता है हमें कि हम आउट ऑफ बाउंड जो है एलिमेंट्स को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो सपोज अगर आपने कोई एक एरे बनाया हुआ है इस तरीके से x10 जिसमें कि 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सेस जाएंगी, वैलिड इंडेक्सेस होंगी 0 से लेके 9 तक। तो अगर आपने एक्सेस किया एलिमेंट x-1 अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी, या आपने x10 या x50 इस तरीके से अगर आपने कोई एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की तो आउट ऑफ बाउंड जो है वो एरर आ जाएगी, या हम कह सकते हैं आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा। और अगर आपके प्रोग्राम ने आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है तो द प्रोग्राम विल crash. It will not allow you to access all these indexes. These are invalid out of bound indexes. ठीक,
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम एरे बनाएंगे। नाउ विल सी द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरे। तो एक कमाल की बात जो होती है एरे में वो ये होती है कि एरे को हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस मिलती हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको हम देखते हैं। सपोज आपने एक एरे बनाया है x10, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर है तो मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि इसमें हर एक इंटीजर एलिमेंट का साइज होता है 4 बाइट, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल इसको मेमोरी कितनी चाहिए होगी, 4 × 10 दैट इज 40 बाइट्स। अभी जो 40 बाइट्स की मेमोरी इस एरे को चाहिए, कमाल की बात यह है कि जो मेमोरी है, जो कंपाइलर है, उसको ये 40 बाइट जो है वो ये कंटिन्यूअस देगा, मतलब कि एक साथ आपको ये 40 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। अब पहली 4 बाइट्स में आप पहला एलिमेंट को स्टोर करेंगे, जैसे कि x0। अगेन नेक्स्ट जो 4 बाइट्स होंगी उसमें आप x1 को स्टोर कर से समझ लेते हैं कि हम प्रोग्राम्स कैसे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक प्रोग्राम, और ये एरे का प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा import java.util.asterisk, ठीक है। फिर इस क्लास में हम एक ले लेते हैं फंक्शन, अपना ड्राइवर फंक्शन, दैट इज पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक। यस, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जैसे बताया था, सपोज हम यहाँ पर एक्चुअली एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। तो ये हमारा एरे का नाम हो गया। फिर यहाँ पर आप न्यू ऑपरेटर ले लीजिए, और यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर 5 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट कराना आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में, इसलिए मैं स्कैनर क्लास भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया न्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इनके सारे वेरिएबल्स को जो है हम एक साथ इनपुट कराएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं कि यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भाई उसे क्या करना है, जिससे उसे ये पता चल जाए कि उसको एक्चुअली में 5 नंबर्स इनपुट करने हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और दिस इज सेमी कॉलन एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ पर हम अपना लूप लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन, हमारा एरे का नाम है मार्क्स, तो हम यहाँ दे देते हैं मार्क्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, ठीक। और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स i इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली एक एक करके ये सारे मार्क्स जो है वो इनपुट होते चले जाएंगे। तो दैट्स इट। अब ये तो हमारा इनपुट के लिए हमने फॉर लूप लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो पहले एवरेज निकालने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सम। तो मैं ले लेती हूँ इसको इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर से हम ये लूप लगाएंगे सेम टू सेम। तो मैं इसको कॉपी कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से इसको कॉपी कर लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस बार हमें इनपुट नहीं कराना है, इस बार हमें सम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा सम प्लस इक्वल टू मार्क्स एंड आई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा
कि इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर हम एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्लोट एवरेज, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम, राइट, डिवाइडेड बाय, इसको हम 5 कर दें तो 5.0 f, ठीक है, ये हमारा एवरेज आ गया। अब बस अब हमें इसको डिस्प्ले कर देना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया द एवरेज इज, क्या है हमारा एवरेज, ये आ जाएगा, यहाँ पर हमने वेरिएबल डाल दिया और ये इस तरीके से, दैट्स इट, ठीक। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है प्रोग्राम, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, सपोज हमने एंटर किया 87, 76, 88, 85, 89 एंड द एवरेज इज 85, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एवरेज मिल गया यहाँ पर, फाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ठीक। अब हम आते हैं, बात करेंगे अब हम 2 डायमेंशनल एरे की, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसको हम एक, जैसे कि हम 1 डायमेंशनल एरे को लिस्ट के फॉर्म में देख सकते हैं, वैसे 2 डायमेंशनल एरे को हम समझ सकते हैं एक टेबल के फॉर्म में या मैट्रिक्स के फॉर्म में, विच इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम से मिलकर बना होता है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज होंगे। सो दिस इज बेसिकली द 2 डायमेंशनल एरे। हाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दिस, तो डिक्लेयर करने का वही तरीका है, पहले हम यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन कर देंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ये बताने के लिए कि भाई हम ये एरे बना रहे हैं, यहाँ पर हम एरे का नेम लिख देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, न्यू ऑपरेटर यूज करके यहाँ पर आप फिर से डेटा टाइप मेंशन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे रो साइज एज वेल एज द कॉलम साइज, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमने लिया इन, इस तरीके से एरे का नाम हमने रख दिया सपोज बी, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू और इंट, और रो साइज हमने ले लिया 3, कॉलम साइज हमने सपोज ले लिया 4, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एरे हमारा डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। इसको हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज भी हम इनपुट करा सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस 2 डायमेंशनल एरेज को हम एक्सेस कैसे करेंगे अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस करने। अगेन द आंसर इज सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सेस, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, 1 डायमेंशनल एरे में हम 1 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि x 0 0, इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट है x का, उसमें हमने इस तरीके से वैल्यू असाइन कर दी, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं x1 2, और उसको आप ऐसे कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, लाइक दिस, अंडरस्टैंड, ठीक। तो हम इस तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 2 इंडेक्सेस या 2 सबस्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो रो नंबर इंडिकेट करेगा और दूसरा वाला जो है वो कॉलम नंबर इंडिकेट करेगा, अंडरस्टैंड। अगेन हम इसको जो है फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें किया था। तो फॉर लूप का अगर हम यूज करते हैं तो हमें एक यहाँ पर हमें नेस्टेड लूप लेना पड़ेगा। पहला वाला हम चलाएंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एरे की लेंथ भी होती है, कहाँ पर होती है, इस तरीके से हम एरे की लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं, a लेस देन b डॉट लेंथ, और यहाँ पर हम i प्लस प्लस कर देंगे, अंडरस्टैंड, ठीक। फिर यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हम लेंगे इनर लूप के लिए, और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं अगेन इस तरीके से, ठीक है, और ये हो जाएगा j प्लस प्लस। और यहाँ पर आपको जो भी इसमें करना है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना है तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं bij लाइक दिस, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली पहले 0 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0। जब हम j वाले लूप में आएंगे, ये j प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो एलिमेंट्स इस तरह से प्रिंट होते जाएंगे 0 0, फिर 0 1 0 2, डिपेंडिंग ऑन
कि जो जे की लेंथ है, मतलब कि कॉलम की लेंथ है वो कहाँ तक गई हुई है, उसके हिसाब से ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 कॉलम्स हैं अगर, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 2। जब ये यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये बाहर जाएगा, आई फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये 1 0 1 1 1 2 इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा, फिर 2 0 2 1 2 2 इस तरीके से ये 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2D एरे को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। नाउ विल सी द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। यहाँ पर अब ये बात आती है कि हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसे स्टोर होता है 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे जावा में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज एरे ऑफ एरेज, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जैसे कि सपोज आपका एक एरे है बी, ठीक है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके हम यहाँ पर जो है रो के हिसाब से, मान लीजिए कि 3 रोज हैं, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी B0 B1 और B2। ठीक है, दीज आर एक्चुअली रेफरेंसेस। अगेन रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है और एक हमारा b डॉट लेंथ जैसे हमें पता है कि होगा और उसका नंबर होगा 3, बिकॉज यहाँ पर 3 रोज है। नाउ ये जो B0 है, ठीक है, ये अगेन इंडिविजुअल एरेज को स्टोर करेगा लाइक दिस। ठीक है, सपोज 4 कॉलम्स आर देयर, तो ये इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। एंड अगेन तो यहां पर हम एक्चुअली अपने एरेज की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ये होगा हमारा B00, ये होगा हमारा B01, ये होगा B02 और लास्ट वाला होगा हमारा B03, अंडरस्टैंड। और इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे हम मेंशन करेंगे, इसकी लेंथ होगी B0 डॉट लेंथ और इसकी लेंथ होगी 4, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज स्टोर करनी है, जैसे 10 20 11 13 इस तरीके से हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अभी जो B1 वाला एरे है, ये B1 0, ये हो जाएगा B12 11 सॉरी, एंड इन दिस वे B13। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडिविजुअल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अगेन देयर विल बी B1 डॉट लेंथ हैविंग द वैल्यू एज 4. Okay, so in this way this is actually, we can see that the memory representation is actually showing the array of arrays here. Okay, so these, you know, these arrays can be of variable length also, but that topic is, you know, something, you know, complicated. So we will stop this video here and अब हम इसमें देखते हैं आगे कि कैसे जो है हमारा 2 डायमेंशनल एरे के हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं और पर इसका नाम मेंशन कर देते हैं। नाउ न्यू इंट, और यहाँ पर हम साइज मेंशन कर देते हैं। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एरे डिक्लेरेशन हो गया है। उसके बाद हम एक स्कैनर क्लास भी यहाँ पर ले रहे हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट करना चाहते हैं। तो हम एक्चुअली प्रोग्राम बना रहे हैं किस चीज़ का, कि हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो सिस्टम डॉट सॉरी इन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं यूज़र को। क्या बोलेंगे कि भाई एंटर द एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स एक्चुअली इसके अंदर आएंगे, क्या आप लोग बता सकते हैं? यस, 3 × 3 दैट इज 9। यस, तो यहाँ पर एंटर द एलिमेंट्स। फिर यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लगा लेते हैं। ठीक, m डॉट लेंथ तक इसको हम चलाएंगे और ये हो गया हमारा i++। ठीक, दिस वे। अब इसके अंदर हमें एक j के लिए, मतलब कि कॉलम के लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं int j = 0
और यहाँ पे हम लिख देते हैं j लेस देन m i डॉट, ठीक, और ये हो जाएगा j प्लस प्लस, ठीक है। तो हम लेस देन 3 भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा m i और j एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली sc डॉट नेक्स्ट। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वो हमारा इसमें आता जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्स में 1 बाय 1, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक्चुअली एक सम के लिए हम एक एलिमेंट ले लेंगे जिसमें हम इस सम को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब सम कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें इसी लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C करके एक बार और ये वाला लूप लगा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम सम कैलकुलेट कर लेंगे और ये हो जाएगा सम प्लस इक्वल टू, और mij इसको मैं हटा दे रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से सम प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द सम इज ओके एंड प्लस सम, राइट, और एंड में हमने लगा दिया यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक, दैट्स इट। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। एंटर द एलिमेंट्स, तो हम और द सम इज 45। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से कमेंट करिए आपने कौन सा 2 डायमेंशनल एरे का मैट्रिक्स का प्रोग्राम्स बनाए, मेरे साथ शेयर कीजिए।